फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति या स्वरूप। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान को विभिन्न विचारक विज्ञान नहीं मानते और उसके क्या तर्क उन्होंने दिए हैं ये हमने स्पष्ट किए थे। आज हम दूसरा पक्ष देखेंगे और वो है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले कौन कौन से विचारक हैं और इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं। जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनमें जेलिनेक, लॉस्की, फाइनर, अरस्तु, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, बंशली इत्यादि विचारकों के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं और ये तर्क देते हुए स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह से विज्ञान में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में भी इस तरह का अध्ययन हम करते हैं और किया जा सकता है। कोई भी विषय या टॉपिक को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। हम उसके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही पक्षों को अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विभिन्न विषय सामग्री को वर्गीकृत करते हुए अध्ययन करते हैं। तो इस सब वजह से और व्यवस्थित होने के कारण हमारा जो ज्ञान है वो भी विज्ञान की भांति ही है, इसलिए हमारा विषय विज्ञान है। दूसरा जो तर्क इन्होंने दिया है वो ये कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व है और एक रूपता है। कई विभिन्न विचारकों की विचारधारा विभिन्न विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक विशेष घटनाक्रम में एक जैसी देखी जा सकती है। उसमें स्थायित्व भी देखा जा सकता है, जैसे संविज्ञान में हम देखते हैं, और विचारकों की विचारधारा में भी एक रूपता देखी जा सकती है, जैसे कि विशुद्ध विज्ञान में देखी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो समानता विभिन्न विचारकों के विचारधाराओं में देखी जाती है, उसी आधार पर हमारा विषय की प्रकृति, अध्ययन की सामग्री की प्रकृति विज्ञान की भांति ही देखी जा सकती है। तीसरा जो तर्क दिया जाता है वो है सर्वमान्य तथ्य, यानी जो सभी को मान्य हो, सभी जिसको स्वीकार करते हों। इसमें भी बहुत सारी समानताएं विभिन्न विचारकों में देखी जा सकती है। जैसे साइंस में वैज्ञानिकों में सर्वमान्य तथ्य और एक जैसे मान्यता देखी जाती है, उसी तरह से हमारे विषय में भी सभी को मान्य तथ्य देखे जा सकते हैं। अगर हम कौटिल्य का उदाहरण देखें तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थ की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी इससे क्रुद्ध हो जाएंगे और विद्रोह कर बैठेंगे। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियां, उसमें सभी अध्ययनकर्ताओं की मान्यता एक जैसी देखी जा सकती है, सभी के तर्क एक जैसे देखे जा सकते हैं। जैसे कुछ परिस्थितियों को सभी नकारते हैं, जैसे या समानता, न्याय, रंग भेद, जाति भेद, निरक्षरता, निर्धनता, ये इसको कोई भी विचारक उचित नहीं मानेगा। सभी जिस पक्ष में एक जैसे तर्क देंगे वो ये कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि तथ्यों के संदर्भ में सबकी एक जैसी मान्यता हमारे विषय में भी संभव है। एक और जो तर्क इन्होंने दिया है विभिन्न विचारकों ने, वो है कार्य कारण पारस्परिक संबंध। हमारे विषय में हम किसी भी कार्य के पीछे कौन से कारण रहे हैं और कौन सा विशिष्ट कारण रहा जिसके कारण वो घटना घटित हुई, इसको दोनों को पारस्परिक संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें जैसे उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि शक्तियों का विकेंद्रीकरण है तो जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति जागृति आएगी। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं।
इसी तरह से यदि हम देखें कि किसी देश में यदि क्रांति हुई तो उसके पीछे कौन से कारण रहे, तो कार्य और कारणों संबंधों को जोड़ते हुए अध्ययन हमारे विषय में संभव है, जिस तरह की विज्ञान में किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान इसलिए भी इन्होंने माना है क्योंकि हमारे विषय में हम पर्यवेक्षण, जिसको अवलोकन या इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और परीक्षण यानी टेस्टिंग संभव है। यानी हमने जो अवलोकन करके अध्ययन किया वो कितना प्रमाणित है, कितना सिद्ध कर सकते हैं हम, उसके लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो ये इस तरह का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, विज्ञान में ही संभव है। और हमारे विषय को भी इसीलिए विज्ञान कह सकते हैं क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक घटनाओं का पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण भी किया जा सकता है, टेस्टिंग किया जा सकता है, जो संभव है। और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाते हुए, जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, सैम्पलिंग मेथड, सांख्यिकीय पद्धतियों को हम प्रयोग में लाते हुए किसी भी पर्यवेक्षित अध्ययन विषय वस्तु को परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए हमारा विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है। एक और जो तर्क दिया जाता है वो है भविष्यवाणी की क्षमता। साइंस में जैसे भविष्यवाणी की जा सकती है, वैसे ही हमारे विषय में भी हम विभिन्न घटनाओं के पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। और डॉक्टर फायनली मानते हैं कि निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी चाहे ना कर सकें, लेकिन हमारा विषय किसी विशेष राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में संभावनाएं अवश्य व्यक्त कर सकता है। आजकल तो चुनाव से पूर्व भी भविष्यवाणी करते हुए एग्जिट पोल के थ्रू संभावनाएं व्यक्त कर दी जाती हैं, जो काफ़ी सही सटीक भी जाती हैं। और ये बताया जाता है कि आने वाले चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। तो इस तरह के उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विज्ञान में भी विज्ञान की भांति ही विभिन्न आधारों पर अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न तर्क इस संदर्भ में इन विचारकों ने दिए कि विज्ञान हमारा विषय है। डॉक्टर गार्नर तो ये भी मानते हैं कि विज्ञान वो विषय होता है जिसमें कि हम पर्यवेक्षण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान होता है उसको हम इसमें कर सकते हैं, और अध्ययन के आधार पर जो भी तथ्य इकट्ठे हुए हैं उन तथ्यों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध और वर्गीकृत करते हुए अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं साइंस में। राजनीतिक विज्ञान में भी इस तरह का अध्ययन संभव है, इसलिए ये विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है। यदि दोनों ही तरह, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इसको विज्ञान नहीं माना है, आज हमने देखा कि कुछ विचारक इसको विज्ञान मानते हैं। दोनों को ही अगर हम जोड़ते हुए अध्ययन करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो प्योर साइंस तो नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जैसे विषय होते हैं। लेकिन हमारा विषय एक अनिश्चित विज्ञान, अनसर्टन साइंस जरूर कहा जा सकता है, या इसको मौसम विज्ञान की भांति ही एक विज्ञान माना जा सकता है। जैसे मौसम विज्ञान में होता है कि भविष्यवाणी की गई कि आज बारिश आएगी और नहीं आती है, धूप खिल जाती है, उसी तरह से राजनीतिक विज्ञान भी अनिश्चित विज्ञान है कि हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो अनिश्चित विज्ञान कहना इसको तार्किक आधार पर ज़्यादा उचित है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक और राजनीतिक जीवन से है, न कि पदार्थ से। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मानव और मानव के व्यवहार की भूमिका पाई जाती है, जो सजीव है और जिसका व्यवहार निरंतर गतिमान है और परिवर्तनशील है। जब मानव स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील है, जिसकी अपनी भावनाएं, संवेदनाएं हैं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, और वो निरंतर उसका व्यवहार बदलता रहता है, तो फिर हम विज्ञान की भांति ठोस एक स्थायी निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच सकते
कि उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक सिद्धांत बनाया तो उसके बाद उसमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मानव व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील है। हमारा विषय सजीव मानव से, समाज में रहने वाले मानवीय व्यवहार से संबंधित है, न कि ठोस, द्रव्य और गैस जैसे निर्जीव पदार्थों से। इसलिए ये परिवर्तनशीलता होने के कारण एक विशुद्ध प्योर साइंस की श्रेणी में तो विषय नहीं आ सकता, लेकिन ये एक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में अवश्य आ सकता है। मानव एक सजीव प्राणी है, यंत्र नहीं है, कोई मशीन नहीं है जिसको हमने एक जगह रखा तो वो कभी वहाँ से नहीं हटेगी या नहीं बदलेगी या नहीं परिवर्तित होगी। मानव है, वो उसमें परिवर्तनशीलता है। इसलिए ये ऐसा विज्ञान है हमारा विषय जो अनिश्चित है, क्योंकि इसमें नैतिक पहलू भी हैं और उसकी वजह से जो नैतिक मूल्य हैं वो भी मानव के व्यवहार से जुड़े रहते हैं और हम उसमें अपने हिसाब से अध्ययन करता कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जब हम निष्पक्ष अध्ययन करते हैं तो फिर उसमें अनिश्चितता आती है, उसको अनिश्चित विज्ञान ही कहना उचित है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो वैज्ञानिकता है उसमें दोनों चीज़ें पहलू हैं। कुछ हद तक इसमें प्योर साइंस के पूरे लक्षण नहीं हैं और बहुत हद तक इसमें वैज्ञानिकता के लक्षण हैं। तो इसलिए ये एक अनिश्चित विज्ञान ही कहना इसको उचित है। इसके साथ ही राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान को कुछ विचारकों ने कला के रूप में भी माना है। ये एक आर्ट है। जैसे विलियम एस्लिंगर बंशली ने इसे कला माना है और विलियम एस्लिंगर इसमें स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान और कला परस्पर विरोधी नहीं हो सकते, वे कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान एक कला है और वो विज्ञान पर आधारित है। कला से अभिप्राय भी है कि ऐसा ज्ञान जो मानव जीवन को सुंदर बनाए, जो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित हो, यानी जो सत्य हो, जो कल्याणकारी हो और श्रेष्ठ हो, व्यवस्थित और अच्छा शासन पर आधारित विषय या ज्ञान को हम राजनीतिक विज्ञान के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। बंशली भी लिखते हैं कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वो कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन सब का प्रतिपादन होता है, इसलिए इसको हम कला कहेंगे। इसी तरह से राजनीतिक विज्ञान में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पढ़ा जाता है। नागरिकों के अधिक से अधिक अधिकार क्या हों, स्वतंत्रताएं क्या हों, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। एक श्रेष्ठ और सुसंस्कृत राज्य और समाज कैसे हो, एक आदर्श राज्य कैसा हो, आदर्श विश्व संघ की कल्पना की जाती है। तो ऐसे सभी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं उससे हमारे विषय का कला के रूप में ही बोध अधिक होता है, क्योंकि ये जो विषय है वो पद प्रदर्शन करने वाला है, समाज का यथार्थ रूप प्रस्तुत करने वाला है, तो कला के अधिक निकट हम इसको देख सकते हैं। कैटलिन जो हैं और लॉसवेल जैसे विचारक, उन्होंने एक और दृष्टिकोण देते हुए इसको न विज्ञान माना न कला, बल्कि इन दोनों को जोड़ते हुए इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है और ये कहा है कि इससे हमें विज्ञान होने का भी बोध होता है और इससे कला होने का भी बोध होता है। तो कैटलिन ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में कला, विज्ञान और दर्शन तीनों का ही मिला जुला रूप है। इसी तरह से लॉसवेल ने भी ये माना है कि यह कला, विज्ञान और दर्शन तीनों का संगम है। तो ये जो आधुनिक विचारक हैं, इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में इन तीनों ही तत्वों को जोड़ते हुए कला, दर्शन और विज्ञान, इन तीनों पर ही आधारित हमारे विषय को माना है। इसलिए ये सर्वाधिक उचित हमें लगता है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का संबंध कला से भी है, दर्शन पर भी आधारित है और वैज्ञानिक आधार पर भी अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसका नाम भी विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान। तो
ये कंप्लीट इसका नामकरण तभी होगा, इसकी प्रकृति को संपूर्ण रूप में तभी समझा जा सकता है जब हम तीनों को जोड़ते हुए अध्ययन करें। तो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति को हमने इन विभिन्न आधारों पर समझा और इसके आधार पर हम इसकी प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं।